गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुनीता कुमारी बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर फिजिक्स में ऊष्मागतिकी भौतिकी फर्स्ट पेपर पढ़ा रही थी। उसमें आज का जो टॉपिक है वो है प्रावस्थाओं में संतुलन, इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे। इस टॉपिक में सबसे पहले हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली जो है वह है सॉलिड, दूसरी है वो है लिक्विड और तीसरी जो है वह है गैस। ये 3 प्रावस्थाएं हैं, ये 3 अवस्थाएं होती हैं और इन 3 अवस्थाओं को फेजेज कहते हैं, प्रावस्थाएं कहलाती हैं। ये प्रावस्थाएं ताप व दाब के साथ परिवर्तित होती है। जब किसी निकाय में एक ही प्रकार के अणु या रासायनिक प्रजातियां होती हैं, तब ऐसे एकल घटकीय निकाय में भी कई प्रावस्थाएं हो सकती है। जैसे कि पानी व बर्फ साम्यावस्था में हो सकते हैं, द्रव व उसकी वाष्पावस्था में हो सकते हैं। अर्थात पदार्थ में 2 प्रावस्थाएं, कोई सी भी सॉलिड लिक्विड गैस में से कोई सी भी 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होना संभव है, परंतु एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में संक्रमण होते समय ही यह संभव है। और प्रावस्था संक्रमण किस तरह से होता है कि पहला है सॉलिड से सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में जो प्रावस्था संक्रमण होता है, यानी स्थानांतरण जो सॉलिड प्रावस्था से लिक्विड प्रावस्था में होता है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। दूसरी है लिक्विड से लिक्विड टू सॉलिड, इसको कहते हैं फ्रीजिंग। थर्ड जो है वह है लिक्विड टू गैस, इसको कहते हैं वेपोराइजेशन, वाष्पन। और चौथा है सॉलिड टू गैस डायरेक्ट, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन या हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ये इस तरह से प्रावस्थाएं एक अवस्था से दूसरे अवस्था में रूपांतरित होती रहती है। लेकिन एक कांस्टेंट T&P, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो 2 प्रावस्थाएं हैं वो संतुलन में रहती हैं। ये फेज 1, फेज 2। ये 2 प्रावस्थाएं एक नियत ताप और दाब पर संतुलन अवस्था में रहती हैं। जब किसी एक अवस्था का ताप, एक अवस्था का दाब दूसरी अवस्था के ताप और दाब के समान होता है, तब यह संतुलन अवस्था में कहलाती है। लेकिन इस समय वॉल्यूम एंड एंट्रोपी ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में रूपांतरित होती रहती हैं और नियत ताप दाब पर वॉल्यूम और एंट्रोपी का जो रूपांतरण है, यह रूपांतरण से ऊर्जा रूपांतरित होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और ये एनर्जी जो ट्रांसफ़र हुई है उसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। यानी जब एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में संक्रमण होता है, जबकि इसका ताप और दाब नियत है, तब इन प्रावस्थाओं में जो ऊर्जा का संक्रमण होगा, ऊर्जा स्थानांतरित होती है, वह ऊर्जा कहलाती है गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी
किस तरह से दो प्रावस्थाएं जब संतुलन में रहती हैं तो इसका मान होता है दोनों प्रावस्थाओं के लिए। इसके लिए मान लेते हैं कि कोई एक निकाय है और इसमें है फेज़ 1, एक निकाय की प्रावस्था फेज़ 1, दूसरे की प्रावस्थाएं फेज़ 2, और ये एक सिस्टम है। इसमें फेज़ 1 जो है उसमें अणुओं की जो संख्या है, प्रावस्था 1 में अणुओं की संख्या N1, एंट्रोपी S1, मीन एनर्जी E1 बार, आयतन V1 और गिब्स फ्री एनर्जी G1 है, तथा फेज़ 2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2, एंट्रोपी S2, मीन एनर्जी E2 बार, वॉल्यूम V2 एंड गिब्स फ्री एनर्जी G2 है। और यह जो निकाय है दोनों प्रावस्थाओं से मिलकर के बना हुआ जो निकाय है, यह निकाय किसी हीट रिजर्वियर ऊष्मा भंडार के संपर्क में है पिस्टन से। ये है पिस्टन और ये है हीट रिजर्वियर, जिसका कि दाब और ताप Tp है। ऊष्मा भंडार कौन सा निकाय होता है? ऊष्मा भंडार वह निकाय जिससे कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होने पर इस निकाय की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह निकाय कहलाता है ऊष्मा भंडार। यदि निकाय साम्यावस्था में हो, यानी ये फेज़ 1 और फेज़ 2 से मिलकर के बना हुआ निकाय साम्यावस्था में हो, तब दोनों प्रावस्थाओं से मिलकर बने निकाय A के लिए यह मान स्थिर होंगे, यानी कि N बराबर N1 प्लस N2, S बराबर S1 प्लस S2, मेन एनर्जी E1 प्लस E2, वॉल्यूम V1 प्लस V2 और गिब्स एनर्जी G1 प्लस G2। यह गिब्स मुक्त ऊर्जा अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है। G डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 N2 पर। और यदि पर मॉलिक्यूल गिब्स एनर्जी को स्मॉल g से पर मॉलिक्यूल गिब्स फ्री एनर्जी G से डिनोट करें, G/N। तो G1 का मान हो जाएगा N1 G1, G2 का मान हो जाएगा N2 G2, और कुल जो गिब्स ऊर्जा है वो G1 प्लस G2 है। तो G1 को जगह हम N1 G1 रख देंगे, G2 की जगह N2 G2 रख देंगे ये। और जब कोई इन दोनों प्रावस्थाओं से मिलकर के जो निकाय बना है वह निकाय साम्यावस्था में है, तो साम्यावस्था में है तो इसकी जो ऊर्जा है वो मिनिमम होगी। एट इक्विलिब्रियम G will be minimum, तो G मिनिमम, तो इसमें जो यदि परिवर्तन करें तो वह 0 आएगा, और परिवर्तन करें यहाँ पर तो dG बराबर dG1 प्लस dG2 बराबर 0, और ये G1 और G2 का मान रखें तो dG1 N1 G1 प्लस dN2 G2 बराबर 0। यहाँ पर जो परिवर्तित राशियाँ हैं वो परिवर्तित राशियाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसलिए G1 dN1 प्लस G2 dN2 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब चूँकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ फेजेस N1 प्लस N2
इज इक्वल टू कैपिटल एन, और इसमें यदि परिवर्तन करें तो क्योंकि जो अणुओं की संख्या है निकाय में नियत है, तो Dn1 प्लस Dn2, इसमें परिवर्तन 0 हो जाएगा। तो परिवर्तन जब 0 है, कांस्टेंट परिवर्तन 0 है, तो Dn1 बराबर आ जाता है Dn2। तो समीकरण 1 में Dn2 का मान रखने पर, तो G1 Dn1 माइनस G1 G2 Dn1 बराबर 0, और G1 माइनस G2 ब्रैकेट में से बाहर ले लिया, Dn1 बराबर 0। चूँकि अणुओं की संख्या Dn1 नॉट इक्वल टू 0, यानी जो प्रथम प्रावस्था है उसमें अणुओं की संख्या में जो परिवर्तन है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, अतः G1 बराबर G2। अब हम कह सकते हैं कि नियत ताप व दाब पर पदार्थ की दो प्रावस्थाओं के कोएग्जिस्टेंस सह अस्तित्व में रहने की मुख्य शर्त है कि दोनों प्रावस्थाओं के प्रति एकांक अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान बराबर हो। तो यह है कंडीशन फॉर फेज इक्विलिब्रियम। तो दो प्रावस्थाएं यदि संतुलन में होगी तो उसके लिए जो शर्त है वो ये है कि गिब्स फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल दोनों प्रावस्थाओं की बराबर होनी चाहिए, यानी कि G1 बराबर G2 होना चाहिए। अब दो प्रावस्थाओं के लिए कोई ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ जो है वो ऐसे आता है, जैसे कि दो भिन्न प्रावस्थाओं के संतुलन हेतु P और T के बीच में जो ग्राफ खींचता है वो कहलाता है फेज ट्रांजिशन कर्व, प्रावस्था संक्रमण वक्र। और इस प्रावस्था संक्रमण वक्र में फेज 1 है और फेज 2 है। ये इधर फेज 1 है, इधर फेज 2 है, और यहाँ पर एक बीच में लाइन ये कर्व आ रहा है। इस कर्व पर दोनों प्रावस्थाएं संतुलन अवस्था में होगी, यानी कि इस लाइन पर गिब्स फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल का मान इक्वल होगा, और इस कर्व के यदि लेफ्ट हैंड साइड में जाए तो प्रावस्था 1 होगी जिसमें कि G1 लेस देन G2 होगा। तो G1 लेस देन G2 है, तो यहाँ पर जो गिब्स एनर्जी है, गिब्स एनर्जी G बराबर N1 G1, यानी पूरी की पूरी प्रावस्था 1 आ जाती है, क्योंकि ये मतलब किसी स्टेट के होने के लिए ये है कि उसकी जो गिब्स एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मिनिमम है G1, तो G1 मिनिमम है, तो यहाँ पर जो प्रावस्था 1 का गिब्स एनर्जी है वो आ जाएगी यहाँ पर। तो प्रावस्था 1 इस कर्व के लेफ्ट हैंड साइड में, और G1 ग्रेटर देन G2, तो यहाँ पर जो गिब्स एनर्जी पर मॉलिक्यूल दूसरी प्रावस्था का है G2, वह कम है, तो यहाँ पर जो फेज होगी वो फेज 2 एग्जिस्ट करेगी। इस तरह से P और T के बीच में दो प्रावस्थाओं का जो ग्राफ है वो कहलाता है फेज ट्रांजिशन कर्व। और इस फेज ट्रांजिशन कर्व में कर्व के ऊपर दोनों प्रावस्थाएं संतुलन में होगी, जबकि इसके दाएं तरफ फेज 1 और दूसरी तरफ फेज 2। तो ये फेज इक्विलिब्रियम कर्व या फेज ट्रांजिशन कर्व कहलाता है। अब फेज ट्रांजिशन कर्व में यदि मान लेते हैं कि इधर सॉलिड है और इधर लिक्विड है, तो ये जो ग्राफ है प्रावस्था संतुलन वक्र जो है, ये यदि ठोस और सॉलिड के बीच, सॉलिड और लिक्विड के बीच में खींचा जाए तो इसे मेल्टिंग कर्व कहते हैं। और यदि यह कर्व लिक्विड एंड गैस के बीच में खींचा जाए तो इसको वेपोराइजेशन कर्व कहते हैं। और यदि यह कर्व सॉलिड, ये यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हो गया ये मेल्टिंग कर्व। और यदि लिक्विड और गैस के बीच में है तो इसको हम कहेंगे वेपोराइजेशन वाष्पन कर्व। और यदि ये सॉलिड और
गैस के बीच में है तो इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन कर्व। इस तरह से दो प्रावस्थाओं के बीच संतुलन की जो कंडीशन है वो ये है कि प्रावस्था 1 का गिब्स एनर्जी पर मॉलिक्यूल, प्रावस्था 2 का गिब्स एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल होना चाहिए, यानी कि G1 बराबर G2, दोनों प्रावस्थाएं संतुलन में रहने के लिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।